सुधा हाट बाजार से सब्जी खरीदकर जब वापस घर लौटी तो देखा घर में काफी शांति पसरी हुई थी। दोनों बच्चे चुपचाप बरामदे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रोज धमा चौकड़ी मचाने वाले उसके 5 और 13 साल के बेटे चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उसे इसकी बड़ी हैरानी हुई। सुधा के आते देख दोनों बच्चे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बड़ा बेटा समर तो फिर भी अपनी पढ़ाई में लग गया, लेकिन छोटा बेटा वारिश, जो कि थोड़ा चंचल ज़्यादा है, अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी दादी माँ की एक्टिंग करते हुए उसने अपनी माँ को बताया कि दादी माँ आ गई हैं। उसके इशारों को देख सुधा की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में से सासू माँ जानकी जी भी बाहर बरामदे में आ गई और आते से ही अपने अंदाज में बोली, ये क्या बड़ी बहू, तुझे पता था ना कि आज मैं आने वाली हूँ, पर फिर भी तू शॉपिंग करने चली गई। बड़े घूमने फिरने का शौक चढ़ा है तुझे मेरे पीछे में। अब यहाँ खरी खरी खी करके दांत ही दिखाते रहेगी या फिर मेरे लिए चाय भी बनाएगी? सुधा बोली, माँ जी, मैं शॉपिंग करने नहीं सब्जी खरीदने गई थी, वे भी पास के हाट बाजार में। हाँ हाँ, कुछ खरीदने तो गई थी ना, उसे शॉपिंग ही कहते हैं। अब तुम छोटे घर की लड़कियों को क्या पता, बस अपनी ही शेखी बघारने में रहती हो। अब ज़्यादा मुँह मत चलाओ, जल्दी से मेरे लिए चाय और कुछ नाश्ता बनाओ। उनकी बातें सुनकर सुधा फट अंदर गई रसोई घर में, सामान रखा और रसोई में पहुंचकर चाय बनानी शुरू कर दी। अभी चाय बनाने के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि सासू माँ का फिर से आवाज़ आई, अरे बड़ी बहू, बाहर कुर्सी भी ले आना, मैं तो बाहर बरामदे में ही बैठूंगी। तुम्हारे घर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं तुम लोग इन 2 कमरों में कैसे गुजर बसर करते हो। जी माँ जी, अभी लाई, कहती हुई सुधा कुर्सी लेकर बाहर बरामदे में रखाई। अंदर रसोई में आकर फटाफट चाय बनाई और 2 कप में छानकर बाहर ही ले आई। 1 कप अपनी सासू माँ जानकी जी को पकड़ाया और दूसरा कप लेकर वहीं दोनों बच्चों के पास नीचे दरी पर बैठ गई। तभी जानकी जी सुधा से बोली, अरे सुधा, इस बार तेरी देवरानी मधु ने तेरे लिए कुछ साड़ियाँ दी हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं और महंगी भी हैं। देख, तेरी देवरानी तेरे लिए कितना कुछ करती है। कह रही थी कि भाभी जी के लिए ये साड़ियाँ ले जाइए। भैया तो कहाँ उन्हें इतनी महंगी साड़ियाँ दिलवा पाते होंगे। अंदर मेरे सामान में ही रखी है, अभी थोड़ी देर में दे दूंगी। जानकी जी की बात सुनकर सुधा बोली, माँ जी, आप साड़ियाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। कम है ज़्यादा है, जैसी भी साड़ियाँ मुझे मेरे पति दिलाते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। उसकी बात सुनकर जानकी जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे कहाँ दिलाता होगा रमन तुझे साड़ियाँ, 200-300 से ज़्यादा का तो होती नहीं होंगी तेरी साड़ियाँ। देख, अभी भी तूने कॉटन की साड़ी पहन रखी है, भला आज के ज़माने में कौन पहनता है ऐसी साड़ियाँ। फिर अगले सप्ताह मधु और संजय की शादी की सालगिरह भी है, वो लोग होटल में पार्टी रख रहे हैं। ऐसे में तुम ये हल्की फुल्की साड़ी पहनकर जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ उनकी इज्जत का भी सोचो। सुधा बोली, पर माँ जी, बस बस, ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आ रही है क्या तुझे? एक तो वो देवरानी होकर भी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है और ऊपर से तुम जेठानी की ठसक दिखा रही हो, पता नहीं क्या ईगो लेकर बैठी हुई हो। कहती हुई जानकी जी चाय पीने लगी। सुधा ने भी उस समय कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह अगर जरा सा भी कुछ बोलती तो जानकी जी बात का बतंगड़ बना देती, इसलिए वह चुप हो गई, यह सोचकर कि उसका पति रमन खुद ही बात कर लेंगे। रमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सुधा माँ या फिर मधु से कोई कपड़े ले। पिछली बार भी जानकी जी एक साड़ी लेकर आई थी, जिसे सुधा ने खुशी खुशी रख लिया था। जानकी जी उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थी और रमन के आने से पहले ही वो वहाँ से रवाना हो गई थी, इसलिए रमन को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जब शाम को रमन घर आया और सुधा ने वो साड़ी दिखाई तो उसे देखते ही रमन बिगड़ गया। ये क्या सुधा, तुमने माँ से साड़ी क्यों ली? अचानक से रमन के सवाल से सुधा हड़बड़ा गई और बोली, माँ जी इतने प्यार से साड़ी लेकर आई थी तो मुझे रखना पड़ा। तो तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है क्या सुधा, जो तुमने माँ की दी हुई साड़ी रख ली? मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की उतरन अपने पास रख लो। सुधा बोली, उतरन?
अचानक सुधा अवाक होकर रमन की तरफ देखने लगी। तब रमन बोला, हाँ सुधा, ये उतरन ही है। मैंने ये साड़ी मधु को पहने देखा था। सुधा बोली, नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? भला माँ जी मुझे मधु की उतरन क्यों देंगी? सुधा अभी भी रमन की बात मानने को तैयार नहीं थी। रमन बोला, तुमसे ज्यादा मेरी माँ को मैं जानता हूँ। वो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी कुछ नहीं देंगी। मैंने यही साड़ी मधु को पहने देखा था फेसबुक पर, और वह अपने फोन में 1 सप्ताह पुराने पोस्ट को उसने सुधा को दिखाया। सचमुच मधु का पोस्ट देखकर तो सुधा को यकीन ही नहीं हुआ कि मधु ने वही साड़ी पहन रखी थी। यह देखकर सुधा हैरान रह गई और बोली, तभी माँ जी कह रही थी मुझसे कि इस साड़ी का ब्लाउज कटवा कर रखा था लेकिन मिल नहीं रहा है। तुम किसी और ब्लाउज के साथ इसे पहन लेना। बस तब से रमन ने सुधा को माँ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। जानकी जी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा रमन और छोटा बेटा संजय। रमन पहले अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन अचानक पिता की मौत होने के बाद और बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ ठप हो गया। हालांकि रमन अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर परिवार का पेट तो पालना ही था। जानकी जी अब यदा कदा सुना ही देती थीं, बल्कि यूं कहो कि वो अब एहसान ही जताती थीं। इसलिए रमन जहाँ छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगा, वहीं छोटा भाई संजय इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा कमाने भी लगा। रमन की शादी सुधा के साथ हुई थी, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, इसलिए शादी में ज़्यादा दान दहेज भी नहीं आया। इस बात को लेकर जानकी जी हमेशा सुधा से गुस्सा ही रहती थीं, और अब रमन की छोटी मोटी नौकरी के कारण जानकी जी को पूरा मौका मिल गया था कि सुधा को और परेशान करने का। लेकिन संजय की पत्नी मधु अमीर घराने की बेटी है और काफ़ी दहेज लेकर आई थी। ऊपर से संजय की इतनी कमाई, उसकी पत्नी मधु और माँ जानकी जी को इस बात का बहुत घमंड है, और यहीं से दोनों बेटों में भी फर्क और ज़्यादा होना शुरू हो गया। जानकी जी जहाँ संजय और मधु की तारीफ करते नहीं थकती थीं, वहीं रमन और सुधा में कमियां निकालने से भी गुरेज नहीं करती थीं। लेकिन इसके बावजूद भी रमन और सुधा अपने परिवार के साथ खुश हैं। पहले सब लोग साथ ही रहते थे, लेकिन जानकी जी के दोनों बेटों में भेदभाव करने के कारण रमन ने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा बनवाए गए इन 2 कमरों के मकान में शिफ्ट हो गया, जबकि जानकी जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ उस बड़े से मकान में ही रहीं। हालांकि वो मकान भी उनके पति द्वारा ही बनवाया गया था। खैर, शाम को रमन जब घर आया तब जानकी जी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थीं। उसे देखते ही अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए वह रमन से बोली, अरे रमन बेटा, तू आ गया? कैसे रहता है तू इस छोटे से घर में? मेरी तो यहाँ गर्मी के कारण जान निकल रही है। वो तो मैं वापस चली जाती, लेकिन अगले सप्ताह संजय और मधु की शादी की सालगिरह है, वो भी बड़े से होटल में। बस तुझे बताने के लिए रुक गई। बस अब रवाना होंगी। रमन जानकी जी की बात सुनकर बोला, माँ, 1-2 दिन यहाँ मेरे पास भी रुक जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। मैं भी तो तेरा बेटा हूँ। अरे, मुझसे यह सब तो नहीं होगा। मुझसे यहाँ नहीं रुका जाएगा। इस 2 कमरों के मकान में कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से एसी भी नहीं है। तू एक काम कर, कैब बुक करवा दे, मैं अभी कैब से रवाना हो जाऊंगी। रमन जानता था कि जानकी जी यहाँ नहीं रुकेंगी, इसलिए अपना मोबाइल निकालकर कैब बुक करा दिया। जानकी जी अपना सामान लेने अंदर गईं। इतने में सुधा बाहर निकल कर आई और धीरे से बोली, सुनिए माँ जी, मेरे लिए फिर से कुछ साड़ियाँ लेकर आई हैं। इसका क्या करना है आप देख लीजिए। रमन ने सुधा की तरफ देखा तो सुधा बोली, मैंने मना किया था पर वो सुन ही नहीं रही हैं, उल्टा मुझे ही सुनाई जा रही थी। अब आप ही संभालिए अपनी माँ को। इतने में जानकी जी अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उन्हें देखते ही रमन बोला, माँ, जाते हुए अपनी ये साड़ियाँ भी साथ लेकर जाओ। सुधा ये साड़ियाँ नहीं पहनेगी। रमन की बात सुनते ही जानकी जी ने पहले तो सुधा को घूर तक कर देखा, फिर रमन से कहा, क्यों, क्या बुराई है इन साड़ियों में? एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ हैं। इसने तो कभी देखी भी नहीं होंगी ऐसी साड़ियाँ। इतनी कीमती हैं ये साड़ियाँ। इसने ऐसी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी तो कोई बात नहीं माँ, जब मेरी क्षमता होगी तो मैं इसे दिला दूंगा, पर अभी मेरी हैसियत नहीं है
उसे ऐसी साड़ियाँ पहनाने की, इसलिए आप ये साड़ियाँ वापस लेके जाइए, रमन अपनी माँ से बोला। रमन ने अपनी बात कही तो जानकी जी गुस्सा हो गई। क्या हमेशा तू लकीर का फकीर ही बना रहेगा? खुद तो कुछ ढंग का कमाता नहीं है, ऊपर से हमको भी शर्मिंदा करता है। अब अगले हफ्ते संजय और मधु की शादी की सालगिरह है, वो भी बड़े से होटल में। कितने ऊंचे ऊंचे लोग आएंगे वहां पर। उसमें ये ऐसी साड़ियाँ पहनकर आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की। और मेरी, अरे मैं तो बच्चों के कपड़े भी लाना चाहती थी, लेकिन क्या माँ? रमन अपनी माँ को बीच में ही टोकते हुए बोला। लेकिन उनके बच्चों के कपड़े मेरे बच्चों के लिए छोटे थे, सही कहा ना माँ? रमन ने कहा तो जानकी जी झेप गई, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। पर रमन ने बोलना बदस्तूर जारी रखा। माँ, मेरा परिवार उतरन पहनने के लिए नहीं है। कम है, लेकिन जैसा भी है हम उसमें खुश हैं। आइंदा आप जब भी यहाँ आओगी तो अपनी छोटी बहू की उतरन लेकर नहीं आना। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे उतरन है तो क्या हुआ बेटा, इसने तो सपने में भी ऐसी साड़ियाँ नहीं देखी होंगी। लेना हो तो लो ये साड़ियाँ, नहीं तो सालगिरह में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण हम लोग शर्मिंदा हों, जानकी जी बोली। जानकी जी अपनी ही धुन में बोलती गईं और रमन सुनकर बिल्कुल हैरान था। भला एक माँ अपने बच्चों में इतना ज़्यादा फर्क करेगी, उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी रमन को। आखिर में रमन बोला, ठीक है माँ, दरवाज़ा खुला है, आप जा सकती हो। माना कि आपका छोटा बेटा बहू बहुत कमाता है, पर स्वाभिमान तो मेरा भी है। हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे। इतने में दरवाजे पर कैब आ गई। रमन की बात सुनकर जानकी जी अपना पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अगले हफ्ते मधु और संजय की सालगिरह में भी वो लोग नहीं गए। आखिर उनके परिवार को उनकी गरीबी से शर्मिंदी जो महसूस होती थी, इसलिए उन लोगों ने दूर रहना ही मुनासिब समझा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।